हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूके ट्रिपल एस सी विद एन के पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो कराऊंगा यहाँ पर विराम चिन्ह को लेकर आपकी जो ये वीडियो है विराम चिन्ह को लेकर है। और इसमें आप जो है विराम चिन्ह में हमारे पास जो है आपको मैं बता दूं कि विराम चिन्ह में मैंने एक पार्ट जो है पार्ट 1 मैंने आपको कंप्लीटली आपके उसमें कितने विराम चिन्ह कराए थे, 5 विराम चिन्ह उसमें कराए थे। तो उसी का ये सेकंड पार्ट है और उसी को लेकर अब हम इसमें नेक्स्ट आगे इसमें पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपको एक बात बता दूं, इसमें मैंने आपको कौन कौन से विराम चिन्ह बताए थे। मैंने आपको इसमें 5 विराम चिन्ह बताए थे: अल्प विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, विस्मयादिबोधक और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये 5 विराम चिन्ह मैंने इसमें आपको कंप्लीटली बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए थे। तो आप मेरी विराम चिन्ह की पार्ट 1 की वीडियो भी देख सकते हैं। इसके बाद हम जो है विराम, पहले आपको इसमें बता दूं मैं कि विराम चिन्ह का जो अर्थ होता है, विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। क्या होता है? ठहराव या रुकना। जब हम किसी काम को करते समय बीच बीच में रुकते हैं और फिर उस काम में ही आगे बढ़ जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। ठीक है। और आपको एक बात बताऊं, श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है? 20 बताई है। तो प्रश्न आपके पास ये आ जाए कि श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई गई है? तो कितनी बताई गई है? यहाँ पर 20 बताई गई है। ठीक है। अब हम यहाँ पे 5 प्रश्नवाचक चिन्ह तक मैंने आपको कंप्लीटली करा दिए थे। अब मैं आपको इससे आगे करूँगा। अब मैं आपको जो है यहाँ पर कराऊँगा इकहरा। मतलब यहाँ पे क्या था कि 5 के बाद अब हमारा आएगा इकहरा उद्धरण, या इकहरे को ही हम क्या बोलते हैं? अवतरण चिन्ह, जिसका साइन किस तरीके से होता है? इस तरीके से, जिसमें हम किसी नाम को लिखते समय या किसी भी पुस्तक को लिखते समय एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज करते हैं, तो उस तरीके का ये हमारा चिन्ह होता है। फिर हमारा दोहरा अवतरण आएगा, फिर कोष्ठक आएंगे जिसमें हम ब्रैकेट की बात करेंगे, फिर हमारे लघु या संक्षेप या लाघव चिन्ह आएगा, फिर योजक चिन्ह आएगा। इस तरीके से हमारे कुल कितने चिन्ह होंगे? हमारे पास 20 चिन्ह होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। ठीक है। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर इकहरा या अवतरण चिन्ह की बात यहाँ पर मैं करूँगा। ठीक है। तो इकहरा जो हम इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, आप वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि आपके जो विराम चिन्ह होंगे काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने लिख कर यह वीडियो बनाई है और इसमें आपको काफ़ी कुछ नए नए पॉइंट भी इसमें देखने को मिलेंगे। इसमें सिर्फ मैं आपको यही नहीं बताऊंगा कि इकहरा चिन्ह हमारा इस तरीके से होता है, विराम चिन्ह हमारा इस तरीके से होता है, किसी भी तरीके का मैं इसमें सिर्फ आपको फुल डिटेल से कराऊंगा। तो इसमें क्या था कि इकहरा अवतरण चिन्ह, जिसका साइन किस तरीके से होता है? ये वाला इसका साइन या चिन्ह होता है। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? देखिए, हमारा पहला पॉइंट क्या है? किसी विशिष्ट पुस्तक, समाचार पत्र का नाम, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि किसी पुस्तक का नाम लिख दिया या पत्र का नाम लिख दिया, तो उसी को हम एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज करने के लिए, ब्रैकेट नहीं है लेकिन उस नाम को अलग से दर्शाने के लिए हम उसका प्रयोग वहाँ पर करते हैं। ठीक है। उसका प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, तो प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है तो उसका क्या नाम है? गोदान। तो उसी को इसमें हमने क्या कर दिया? अवतरण या इकहरा चिन्ह यहाँ पर लगा दिया। फिर इसके बाद जनसत्ता उसका प्रिय समाचार पत्र, तो उसका प्रिय समाचार पत्र कौन सा? जनसत्ता। तो जनसत्ता, तो जनसत्ता में हमने इकहरा चिन्ह यहाँ पर लगा दिया। अब दूसरी लाइन से समझिए कि किसी का उपनाम लिखते समय, जब हम किसी का उपनाम लिखते हैं तो यह अवतरण चिन्ह का प्रयोग भी किया जाता है। तो आपके पास प्रश्न आ जाए कि जब हम किसी का उपनाम लिखते हैं तो कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? तो कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? अवतरणी चिन्ह या इकहरा चिन्ह लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर इनका क्या है? एक सरनेम हो गया दिनकर। ठीक है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो निराला क्या है? एक निराला और दिनकर, इनका भी क्या है? एक सरनेम हो गया, इनके उपनाम हो गए बाद में जो लगे हैं इनके नाम के पीछे, तो वो हो गए हैं। इसमें क्या होगा? तो उनमें कौन सा चिन्ह लगेगा? इकहरा या अवतरण चिन्ह लगेगा। फिर इसमें तीसरा पॉइंट है कि पारिभाषिक तकनीकी शब्दावली। पारिभाषिक तकनीकी शब्दावली में क्या होता है हमारे पास?
जिस तरह से हम लिखते हैं कि ई कॉमर्स कोई कंपनी है, या ई प्रशासन लिखते हैं, ई गवर्नर लिखते हैं, ठीक है। तो ई क्या लिखते हैं, ई गवर्नर लिख दिया। और इसके बाद काफ़ी इस तरीके से पर्सन हमारे पास होते हैं। तो पर्सन यहाँ से भी आपके पास ये बन जाए कि तकनीकी शब्दावली में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो इकहरा या अवतरण चिन्ह का ही प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पर आएंगे। आपको ये जो है इकहरा चिन्ह काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पर। 7वां जो हमारा चिन्ह रहेगा दोहरा या अवतरण, जिसको हम पुनरुक्ति सूचक चिन्ह भी बोलते हैं, जिसका साइन किस तरीके से होता है, इस तरीके से इसका साइन होता है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हम अब पढ़ेंगे कि पहले तो यही है कि हमारे पास पर्सन ये आ जाए। काफ़ी बार पर्सन भी आए हुए हैं चिन्हों में हिंदी में, कि अवतरण चिन्ह को पहचानिए, अवतरण चिन्ह को पहचानिए, या पुनरुक्ति सूचक को पहचानिए, दोहरे उद्धरण को पहचानिए। इस तरीके से हमें काफ़ी पर्सन देखने को पेपर में मिलते हैं। जितने हमारे उत्तराखंड लेवल के कंपटीशन एग्ज़ाम के लेवल होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, उन्हीं में एग्ज़ाम में देखने को काफ़ी बार हमें पर्सन भी मिले हैं, ठीक है। तो उन्हीं को देखते हुए आपको मैं टोटल इसमें अच्छी तरीके से समझाऊंगा। जिस तरीके से 7वां क्या है हमारे पास, अवतरण या दोहरा या पुनरुक्ति सूचक, जो जिसका साइन किस तरीके से, इस तरीके का ये हमारा साइन है। इसमें क्या कहा गया, किसी व्यक्ति का महत्वपूर्ण कथन। यहाँ से भी बस आपको सिर्फ यही चीज़ समझने, अगर कोई व्यक्ति या कोई महापुरुष उसका कोई कथन है, तो उस कथन को जो को तुम लिखने के लिए किया जा रहा है, तो उसमें क्या लगेगा, अवतरण चिन्ह पुनरुक्ति सूचक चिन्ह वहाँ पर लगेगा। जैसे किसी व्यक्ति का महत्वपूर्ण कथन, कहावत, पुस्तक के उद्धरण, अवतरण आदि को जो का तुम लिखने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे क्या, किसी पुस्तक, जैसे महात्मा गांधी हो गए और सुभाष चंद्र बोस हो गए। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इससे आगे भी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। या महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था, करो या मरो, करो या मरो। तो करो या मरो में भी हमारा कौन सा चिन्ह लगेगा, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह या दोहरा अवतरण चिन्ह लगेगा। इसमें क्या होता है, जितना भी आप यहाँ पर अपनी ओर से भी टेंस बनाएंगे तो उतना ही आपको ज़्यादा कवर इजीली तरीके से होगा। तो एक बार और आपको मैं यहाँ पे रिकॉल कर दूँ कि जहाँ पर हम किसी व्यक्ति के कथन, कहावत या पुस्तक को लिखते हैं, तो वहाँ पर क्या आएगा, हमारा पुनरुक्ति सूचक चिन्ह आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कोष्ठक चिन्हों की। किसकी बात करते हैं हम, कोष्ठक चिन्हों की बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या, कोष्ठक चिन्ह क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए कि कोष्ठक चिन्ह हमारे पास क्या होते हैं, जैसे कि एक, इसको हम छोटा ब्रैकेट, इसको बड़ा ब्रैकेट और इसको मझला ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। तो कोष्ठक हमारे पास कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के होते हैं। तो छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट और मझला ब्रैकेट। इसमें क्या होता है हमारे पास कि वाक्य में आए संदर्भहीन शब्दों को अलग करने के लिए, संदर्भहीन मतलब संदर्भहीन, इसमें क्या होता है, संदर्भहीन में वाक्य में आए हुए संदर्भहीन शब्दों को अलग करने के लिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब हम अलग करते हैं, कोई भी शब्द हो गया हमारे पास, उसको हम विस्तार पूर्वक पढ़ने के लिए कुछ भी ब्रैकेट में लिख देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया संक्षेप और अंदर लिख दिया विस्तार पूर्वक। तो कुछ भी हमारे पास कुछ भी शब्द हो तो इस तरीके के क्या हो गए, वो किस में आएंगे, इस तरीके के हमारे कोष्ठक लगे हुए होते हैं और उन्हीं में उनका प्रयोग किया जाता है। तो आपके पास पर्सन ये आ जाए कि वाक्य में आए हुए संदर्भहीन शब्दों को अलग करने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वो कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊं, मेरे दादाजी जो क्या हो गए, अब स्वर्गीय हो गए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगाया, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोष्ठक। ब्रैकेट ये वाला लगा दिया मैंने यहाँ पे, छोटा ब्रैकेट। फिर बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, तो यहाँ पर हमें इसी तरीके से इनका विश्लेषण करना होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन से हम इसमें पढ़ेंगे, किसी विशिष्ट शब्द को स्पष्ट करने के लिए। तो किसी विशिष्ट शब्द को, कोई विशिष्ट शब्द है तो उसका विश्लेषण करने के लिए। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल में बताऊं कि विशिष्ट शब्द क्या होता है। विशिष्ट शब्द मतलब
जिसका हम एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं? एनालिसिस, मतलब उसको विस्तार पूर्वक पढ़ने के लिए, विस्तार पूर्वक अगर हमें वो पर्सन समझ में नहीं आ रहा है, पर्सन क्या नहीं है, हमें समझ नहीं आ रहा है, उस शब्द का अर्थ नहीं समझ में आया, और हम ब्रैकेट में क्या करेंगे, उसको ऐसा, उसकी ऐसी लाइन बनाएंगे, इस तरह से लाइन बनाएंगे जिससे हमें वो समझ में आ जाए। तो इस तरीके से ही हमारा इसमें रहेगा, ठीक है। तो किसी विशेष शब्द को स्पष्ट करने के लिए, जैसे निम्न का वर्तनी विश्लेषण कीजिए, तो विश्लेषण को ही मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर स्पेलिंग एनालिसिस। तो वर्तनी विश्लेषण यहाँ हिंदी में और यहाँ इंग्लिश में हो गया। काफ़ी बार आपने पढ़ा भी होगा और कई बार कई बुकों में आपने देखा भी है कि वहाँ पे क्या होता है कि एक शब्द बाहर हिंदी में हो गया और ब्रैकेट में क्या कर देते हैं, वहाँ पर इंग्लिश में कर दिया जाता है। तो वही क्या हो गया, हमारे पास कोष्ठक चिन्ह वहाँ पे हो जाता है, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ, आपको जो ये है कोष्ठक चिन्ह भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। फिर मैं आता हूँ यहाँ पर 9 पर संक्षेप। संक्षेप मतलब लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह आ जाए या संक्षेप आ जाए। तो काफ़ी बार यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है कि लाघव चिन्ह किस प्रकार का चिन्ह होता है, ठीक है। तो किस प्रकार का चिन्ह होता है, लाघव चिन्ह हमारा इस तरीके का एक चिन्ह होता है, ठीक है। किस तरीके से, इस तरीके से एक चिन्ह होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हम किसी भी नाम को शॉर्ट में लिख देते हैं। जैसे मैंने शॉर्ट में लिखने का मतलब यहाँ पे क्या है कि संक्षेप या लाघव चिन्ह हमारा क्या होगा, इस तरीके का चिन्ह होगा। इसे मैं क्या करता हूँ, ये कहाँ पर लगाया जाता है, यह जैसे कि हम लिखते हैं डॉक्टर, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डॉक्टर पूरा लिख दिया, यहाँ पे डॉक्टर मैंने पूरा लिख दिया। इस पूरे डॉक्टर को ना लिखकर मैं सिर्फ क्या लिख दूँ, इसके पीछे क्या लगा दूँ, ये चिन्ह लगा दूँ, मैं ये 0 लगा दूँ, और यही क्या कहलाएगा, हमारा लाघव चिन्ह कहलाएगा। जैसे फिर मैं पंडित के पीछे 0 लगा दूँ, ये वाला चिन्ह लगा दूँ, तो पंडित HOD जो हमारी यूनिवर्सिटी में HOD होते हैं और क्या होते हैं, उन्हीं को HOD बोलते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। तो उन्हीं के नाम को संक्षेप करने के लिए ये भी इस तरीके से लाघव चिन्ह लगाए जाते हैं। फिर बात करता हूँ, आपको ये संक्षेप लाघव चिन्ह समझ में आ गया होगा। फिर हम बात करते हैं योजक चिन्ह की। योजक चिन्ह कहाँ कहाँ पर लगाया जाता है, ठीक है। तो योजक चिन्ह आप बहुत ध्यान से समझिएगा, योजक चिन्ह बहुत काफ़ी बार प्रश्न भी आए हुए हैं, ठीक है। तो योजक चिन्ह काफ़ी जगह प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो योजक चिन्ह हिंदी में विराम चिन्ह के बाद सर्वाधिक प्रयुक्त, तो प्रश्न आपके पास यहाँ से ये भी बन जाए कि हिंदी में विराम चिन्ह के बाद सर्वाधिक प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह कौन सा है, तो योजक चिन्ह है, ठीक है। 1 नंबर का प्रश्न आपका यहाँ से ये बन जाएगा। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि 2 शब्दों से मिलाकर बना पद, 2 शब्दों से मिलाकर बना पद जिसमें दोनों खंड प्रधान हो, दोनों खंड क्या हो, प्रधान हो, ठीक है। तो प्रधान क्या है, घर द्वार, घर और द्वार। जैसे इसमें बीच में क्या आया, एक हमारा योजक का चिन्ह आ गया, जहाँ पे क्या हो, 2 शब्दों को मिलाकर कोई वहाँ पर एक अर्थ बनता हो, तो वहीं पर क्या हो, और दोनों पद क्या हो उनका, अगर हम विच्छेद भी करेंगे तो उनका क्या होगा, एक वहाँ पर क्या बनेंगे, प्रधान शब्द बनेंगे। तो वही क्या हो गया वहाँ पर, जैसे घर द्वार, रोटी वोटी, दही बड़ा, सीता राम, इस तरीके के जो शब्द होते हैं हमारे योजक चिन्ह जो होते हैं हमारे खंड प्रधान हो, वही क्या करते हैं वहाँ पर योजक चिन्ह में भी काम आते हैं। अब जैसे नेक्स्ट लाइन से विलोम शब्दों के बीच में, विलोम शब्दों के बीच में भी कौन सा चिन्ह आता है, हमारा विलोम शब्द जो होते हैं योजक चिन्ह आएगा। कौन सा शब्द आएगा वहाँ पर भी, योजक चिन्ह आएगा। जैसे कि मैं विलोम, ऊपर का विलोम क्या होगा, नीचे, माता का पिता, अमीर का गरीब, भाई का बहन, छोटे का बड़ा। तो इस तरीके के क्या होते हैं हमारे पास विलोम चिन्ह, कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, विलोम चिन्ह में कौन सा प्रयोग, योजक चिन्ह का ही प्रयोग किया जाता है। फिर द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में भी किसका प्रयोग, किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, द्वंद्व समास में भी हमारा योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान मर्यादा, हंसी खुशी, सुख दुख, ठीक है। समास है तो मैं आपको इसकी वीडियो आपको समास में बताऊंगा कि समास कितने प्रकार के, द्वंद्व समास में हम क्या क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं और उसकी क्या पहचान होती है, आपको मैं द्वंद्व समास में वहाँ पर बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा। तो आप बस इतना ध्यान रखें किस चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर होता है और किस
चैप्टर में वहाँ पर उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर समास में भी हो गया, यहाँ पे संज्ञा में हो गया, और इस तरीके से हमारे पास जो विलोम शब्द है, विलोम शब्दों में भी यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास अब आएगा कि विशेषण पदों की संज्ञा। विशेषण पदों की संज्ञा, विशेषण पदों की संज्ञा में हमें देखना, जो विशेषण होते हैं विशेषण पदों की संज्ञा में, अगर एक वहाँ पर भूखा है तो दूसरा क्या कहेगा, प्यासा, और एक अगर अंधा है तो बहरा, और अगर लोला है तो दूसरा क्या होगा, लंगड़ा। तो विशेषण पदों की संज्ञा में भी हमारे पास कौन से चिन्ह लगाए जाते हैं, हमारे पास कौन से चिन्ह होते हैं, वो योजक चिन्ह कहलाते हैं। कौन से चिन्ह कहलाते हैं, योजक चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन से, एक सार्थक दूसरा निरर्थक, क्या हो, एक सार्थक शब्द हो और दूसरा क्या हो, एक निरर्थक शब्द हो, सार्थक और निरर्थक शब्द हो। ठीक है, मतलब क्या हो, एक अगर एक भाई बोल रहा है तो दूसरा क्या बोल रहा है वहाँ पर, बहन। लेकिन ये क्या है, हिंदी में कई जगह कहीं के चैप्टर हमारे मिलान करते हैं। जैसे यहाँ पर विलोम शब्द, एक क्या बोल रहा है, भाई बोल रहा है, और दूसरा क्या बोल रहा है, यहाँ पर बहन बोल रहा है। तो ये हमारे पास कहाँ पर भी आएंगे, ये विलोम शब्द में भी आ रहे हैं, और हमारे पास काफ़ी होते हैं। ठीक है, इस तरीके से यूज़ होते हैं। तो एक सार्थक दूसरा निरर्थक शब्द में भी प्रयोग होते हैं। जैसे एक अगर उल्टा बोल रहा है तो एक क्या बोलेगा, पलटा। एक अनाप बोल रहा है तो दूसरा सनाप, और एक झूठ बोल रहा है तो दूसरा क्या बोलेगा, मोट। तो मतलब यहाँ पे क्या है, झूठ मोट, उल्टा पलटा, अब अनाप सनाप। तो इन्हीं के बीच में कौन सा शब्द चिन्ह लग रहा है, योजक चिन्ह यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट आएगा, शुद्ध संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त की जाए। जहाँ शुद्ध संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त की जाए, उनके बीच में कौन सा चिन्ह लगता है, तो उनके बीच में कौन सा चिन्ह लगता है, हमारा योजक चिन्ह ही वहाँ पर लगता है। जैसे पढ़ना लिखना, उठना बैठना, खाना पीना, और ये जितने भी हमारे पास क्रिया सर्वनाम विशेषण जितने भी हमारे पास ये हो रहे, ये शब्द आ रहे हैं ना, जहाँ जहाँ पे हम इनका यूज़ कर रहे हैं, जिन जिन चैप्टरों में हम इनका यूज़ कर रहे हैं, इनके बारे में मैं आपको वीडियो में विस्तार पूर्वक से ही बताऊँगा। ठीक है, और फिर हमारे पास आएगा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रश्न आपके पास ये आ जाए कि प्रेरणार्थक क्रिया शब्दों में कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वो वहाँ पे भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उड़ना उड़ाना, गिरना गिराना, सीखना सिखाना। तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है, तो प्रेरणार्थक क्रियाओं में भी हमारे पास योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर एक ही संज्ञा दो बार आए, क्या हो, एक ही संज्ञा, अर्थ थोड़ा अलग हो लेकिन सुनने में क्या हो, एक जैसे हो, तो वहाँ पे क्या हो, एक ही संज्ञा वहाँ पे दो बार। जैसे गली गली, मगर मगर, बच्चा बच्चा, चप्पा चप्पा, तो वहाँ पर क्या, कभी कभी। ठीक है, क्या लिख दो, कभी कभी। तो जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ दो दो, तो यहाँ पे क्या, एक शब्द दो बार आ रहा है, मतलब एक ही संज्ञा यहाँ पर दो बार आ रही है, और उसी के मध्य में हम कौन सा चिन्ह लगा रहे हैं, वहाँ पर भी हम योजक चिन्ह लगा रहे हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ संख्यावाचक की। संख्यावाचक विशेषण, जहाँ पर हम संख्यावाचक में आपको बताया, जहाँ पर हम गिनती की बात करते हैं, क्या किसकी बात करते हैं, गिनतियों की बात करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया 2 4, मैं यहाँ पर भी अगर मैं गिनती 1 से 10 तक, तो 1 10, मतलब यहाँ पे क्या है, 2 4, 2 से 4 तक। ठीक है, तो इनके मध्य में भी हम यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगाते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो आपके पास प्रश्न ये आ जाए कि संख्यावाचक विशेषण में निम्न में से कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, योजक चिन्ह का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में 2 4, पहला दूसरा, 1 2, चौथा पांचवा। ठीक है, इस तरीके के हमारे पास जो संख्यावाचक शब्द होते हैं, संख्यावाचक शब्दों में भी हमारे पास योजक चिन्ह का ही प्रयोग किया जाता है। फिर हम बात करते हैं अनिश्चित संख्यावाचक की। किसकी, अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित मतलब जहाँ पर हमें कुछ भी अनुमान ना हो, और वहाँ पे क्या हो, संख्या का पता हो, लेकिन हमें संख्या का अनुमान वहाँ पर ना हो, कितनी संख्या होगी या कितनी मात्रा होगी। ठीक है, उसका कितना अनुमान हम वहाँ पर नहीं लगा सकते। बस हम वहाँ पर है कि वहाँ पर हम थोड़ी अपनी लैंग्वेज में फ़र्क करते हैं कि जैसे बहुत सी, अब हमें नहीं पता कि बहुत सी कितनी ज़्यादा। ठीक है, तो बहुत सी, कम से कम, अधिक से अधिक। तो यहाँ पे क्या होता है कि
प्रश्न आपके पास ये है कि अनिश्चित संख्यावाचक शब्दों में कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है। तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है हमारे पास, वहाँ पर हमारे पास योजक चिन्ह का ही प्रयोग किया जाता है। तो आपको मैंने ये बता दिए और आप जो है इन विराम चिन्हों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, समझ कर पढ़िए। और आपको यहाँ से विराम चिन्ह से अगर एक भी पर्सन वहाँ पर आता है तो आप उसको छोड़कर नहीं आओगे, ठीक है। तो इनमें सभी टॉपिक मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करा रहा हूँ कि किस चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर होता है, वही मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ, ठीक है। फिर आता है हमारे पास गुणवाचक विशेषण। कौन सा? गुण, जहाँ पर किसी के बारे में गुण की बात कर रहे हो, किसी के गुणों के हम बारे में वहाँ पर बात करते हो, तो वहाँ पर क्या होता है, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे छोटा सा, बड़ा सा, छोटा सा, गोरा सा, ठिकना सा, मतलब क्या है, एक बड़ा सा, कुछ भी चीज़ हो सकती है बड़ी, ठीक है। पेड़ हो गया हमारे पास, कोई भी हो गया हमारे पास, पेड़ हो गया, कोई जानवर है, कुछ भी है, इंसान है, तो क्या है, एक बड़ा सा हो गया, मतलब वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर गुण की बात कर रहा है कि हाँ भाई ये इसमें ये गुण है। फिर छोटा सा, तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, छोटा सा, तो छोटे मतलब अगर वहाँ पे कुछ भी, अगर वहाँ पे क्या छोटा सा, वहाँ पे शब्द का नाम आया एक छोटा, तो वहाँ पे गुण की बात कर रहा है, उसमें कुछ छोटे होने के गुण पाए गए हैं, तो उसे क्या कहा गया, छोटा। फिर गोरा, किसी में गोरे होने के गुण पाए गए हैं, क्या पाए गए हैं, गोरे होने के गुण पाए गए हैं, तो उसे ही क्या कहा गया है, यहाँ पे गोरा बोला गया। तो वहाँ पे गुण की बात चल रही है कि गुण, तो वहाँ पे क्या गुण हो गया, उसमें गोरा होने का गुण हो गया। फिर ठिंगना, किसी व्यक्ति में ठिंगना होने का गुण हो गया, वहाँ पे क्या हो गया, ठिंगना सा। तो मतलब क्या है, यहाँ पर भी गुणवाचक विशेषण में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आपको एक बार और बोल दूं, अगर आपने जिस तरह आप हमें ये जो चैप्टर है विराम चिन्ह का, इसको पढ़ रहे हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, आपको तभी ये चैप्टर समझ में आएगा, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, बहुत ध्यान लगा कर देखिए इसमें। और जितने भी मैंने आपको 2 बार पहले बताए, जितने अभी इसमें हमारे पास विशेषण आएंगे, संज्ञा, समास, जो कुछ भी आएगा वो आपको मैं चैप्टर में ही यहाँ से क्लियर कराऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ विराम चिन्हों के बारे में बता रहा हूँ कि विराम चिन्ह कहाँ कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, जब किसी पद का विशेषण नहीं बनता हो, जब किसी पद का विशेषण नहीं बनता हो, तो पद का विशेषण मतलब भाषा, यहाँ पे ध्यान समझिए, भाषा, भाषा के बाद हमें कोई ऐसा शब्द नहीं मिल रहा कि यहाँ पे हम भाषा के साथ लगा सके। जैसे कि मैं लिख दूँ यहाँ पे रोटी वोटी, तो रोटी वोटी, यहाँ पे क्या है, रोटी के बाद मुझे शब्द मिला वोटी, तो मुझे इसी तरीके से क्या है, जब किसी पद का विशेषण नहीं बनता तो मुझे यहाँ पे क्या है, रोटी के भाषा के बाद कोई शब्द नहीं मिल रहा है इसके साथ, जो इसके साथ मैच खा जाए या कुछ भी इस तरीके से यहाँ पर शब्द दूसरा मैच नहीं खाएगा। तो यहाँ पे क्या है, संबंधी, पृथ्वी संबंधी, सीता संबंधी, तो यहाँ पे क्या हो गया, जिस शब्द में विशेषण नहीं बनता है उसमें भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पर आएंगे हम, जहाँ पर 2 शब्दों के बीच क्या हो, 2 शब्दों के बीच संबंध कारक, 2 शब्द हैं उनके बीच क्या हो, संबंध कारक, मतलब क्या संबंध बन रहा हो उनके बीच में, का, के, की आदि लुप्त हो गए, क्या हो गए, जहाँ पर संबंध होने के बाद उनके बीच में का, के, की लुप्त हो गए, तो उन्हीं चिन्हों को हम क्या कहेंगे, उन शब्दों को हम क्या कहेंगे, वहाँ पर संबंध कारक कहेंगे। और उनमें कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाएगा, योजक का चिन्ह प्रयोग किया जाए। जैसे शब्द सागर, का, के, की, यहाँ पर उसने क्या कहा, का, के, की, मतलब शब्दों का सागर, तो उसको हमने का को हटाकर कौन सा चिन्ह लगा दिया, यहाँ पर योजक का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। तो शब्दों का सागर, तो क्या बन गया, शब्द सागर। लेखन कला, तो लेखन की कला। मानव जीवन, तो मानव का जीवन, तो मानव जीवन, तो इस तरह क्या हो गया, हमारे का, के, की इसमें लुप्त हो गए। फिर इसके बाद नेक्स्ट आएंगे हमारे कि जहाँ इसमें आपको यहीं पे मैं क्लियर करा दूँ, कोई शब्द पंक्ति के अंत में पूरा ना हो, जहाँ क्या हो, जहाँ कोई शब्द पंक्ति के अंत में, पंक्ति हम कुछ भी शब्द लिख रहे हैं, ठीक है, तो अंत में पूरा ना हो, तो अगर कोई हमारा पेज है उसमें पूरा ना हो, तो वहाँ पर इस तरीके से स्लैश, ये इस तरीके का चिन्ह लगाते हैं और वही हमारा क्या होता है, योजक चिन्ह कहलाता है। तो वहाँ पर भी
यह आ सकता है। तो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न भी आपका यहाँ से बनता है, जहाँ कोई शब्द पंक्ति के अंत में पूरा ना हो वहाँ पर हम किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, योजक चिन्ह का ही प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद में आपको बताऊंगा यहाँ पर रेखिक निर्देशन चिन्ह। तो क्या होगा, रेखिक निर्देशक चिन्ह या रेखिका निर्देशक चिन्ह। इसमें क्या योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। क्या होता है, योजक चिन्ह से क्या होता है, योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा चिन्ह होता है। जैसे इसमें नंबर 1 पॉइंट आपको मैं बताऊं, और इसका साइन कैसा होता है, इसका साइन इस तरीके से होता है। ठीक है, अगर योजक चिन्ह छोटा होता है तो ये थोड़ा सा उससे बड़ा होगा। जैसे कथन या विचार से पूर्व, जब हम क्या करते हैं, किसी का कथन लिखते हैं या विचार करते हैं, तो उसको लिखते समय कथन को या विचार को लिखने से पूर्व हम कौन सा चिन्ह का यूज करते हैं, रेखिका या निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, उसके बाद हमने निर्देशक चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ पे क्या आया, कथन या उनका विचार आया, उनका जीवन है तुम्हारी यही कहानी, उनका जीवन है तुम्हारी यही कहानी। तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह आया, निर्देशक चिन्ह आया। तो किस में आया, कथन या विचार से पहले आया है। अब इसके बाद जैसे मैं बताऊं, उदाहरण देते वक्त किसी को हम कुछ भी उदाहरण देते हैं, जैसे मैंने लिया यहाँ पर, जैसे उदाहरण के बाद मैंने स्लेश इस तरीके से लगाया, तो क्या निर्देशक चिन्ह हो गया। इसके बाद जो मुझे उदाहरण देना है वो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो उदाहरण देते वक्त भी हम किसका प्रयोग करेंगे, किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ पर नालकों में हर संवाद से पहले, जैसे कि अगर एक बात रावण बोल रहा है, दूसरी अंगद बोल रहा है, फिर रावण बोलेगा, फिर अंगद बोलेगा। इस तरह से आपने कहानियाँ भी पढ़ी होगी कि अगर एक बार राम ने कहा, फिर उस माँ ने बोला, फिर किसी और ने बोला, तो मतलब यहाँ पे क्या, इनके नाम के पहले, इन संवाद के पहले, मतलब राम ने क्या कहा, जैसे कि मैं हूँ, मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ बोल दी, जैसे रावण, मैंने कहा, रावण यहाँ पर बोलने वाला, तुम कौन हो, तो रावण ने क्या कहा, अंगद से, तुम कौन हो, तो जो यहाँ पर अंगद सवाल करेगा वही यहाँ पर आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये रहेगा। फिर हंसपद चिन्ह, हंसपद चिन्ह क्या होता है, जहाँ पर वाक्य लिखते समय कोई पद छूट जाए, तो जहाँ पर हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं, कुछ भी हम लाइन को लिखते हैं, वहाँ पर लिखते समय अगर कोई शब्द छूट जाए तो वहाँ पर हंस पद आएगा। इसका चिन्ह किस तरीके से होता है, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी इसका चिन्ह होता है। जैसे मैं दवा लेने गया लेकिन क्या करा, भूल गया, तो मैं दवा लेने गया, तो बीच में आपको साइन दिखाई दे, तो मैं दवा लेने गया लेकिन क्या हुआ, भूल गया, तो इस साइन की जगह जो शब्द हमारा छूटेगा वो यहाँ पर आएगा। फिर जैसे नेक्स्ट लाइन से, प्रेमचंद का ग्राम्य जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत करता है, तो क्या करता है, यहाँ पे गोदान छूटा, मेरा क्या छूटा यहाँ पर, गोदान। तो इस लाइन के बीच में मैं हल्का सा इस तरह से करूँगा और उसके नीचे या ऊपर क्या लिखूंगा, जो शब्द मेरा छूटा है वही मैं वहाँ पर लिखूंगा। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पर उपविराम चिन्ह की। उपविराम चिन्ह हमारा इस तरीके से होता है। उपविराम चिन्ह क्या है, शीर्षकों में, जैसे कोई कहानी लिखते हैं उस शीर्षक लिखते हैं, किसी कहानी को लिखने से पहले, पुस्तक को लिखने से पहले उसका शीर्षक लिखते हैं, तो शीर्षकों में उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न आपके पास काफ़ी बार ये भी आया होगा कि उपविराम का चिन्ह बताइए, लेकिन आपके पास प्रश्न ये आ जाए कि शीर्षकों में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कामायनी एक अध्ययन, कामायनी एक पुस्तक और क्या हो गया वहाँ पे एक अध्ययन, तो क्या हो गया, एक शीर्षक हो गया इसका। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है विवरण, जहाँ पर किसी भी बात का हम विवरण देते हैं तो वहीं पे क्या करते हैं, विवरण चिन्ह लगाते हैं। इसका चिन्ह किस तरीके से होता है, हमारा विवरण चिन्ह इस तरीके से होता है। जैसे किसी विषय का विवरण देते समय गद्य खंड का भावार्थ निम्न है, गद्य खंड का भावार्थ क्या हो, वहाँ पर निम्न हो, तो उन्हें वहाँ पे क्या करते हैं, यदि हम मुझे कोई भी अपना विवरण देना, ब्यौरा देना है, तो मैं वहाँ पे कुछ भी चीज़ वहाँ पे होगी, जैसे कि मेरा नाम क्या है, शुभम, तो शुभम के बारे में जैसे मुझे कुछ भी लिखना है तो वहाँ पर मैं अपने बारे में कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, किसी के भी बारे में हम वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मुझे सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में लिया, तो पंत जी के बारे में मैं यहाँ पर इस तरह जितनी भी उनके बारे में हो
जितनी भी उनकी कृतियाँ होगी सब की सब कहाँ आ जाएगी, वो इस तरीके विवरणों में आ जाएगी। फिर हमारा लास्ट रहेगा यहाँ पे लोप चिन्ह। क्या रहेगा? लोप चिन्ह यहाँ पे रहेगा। लोप चिन्ह में हमारे पास लोप चिन्ह क्या होता है कि जब पूर्व काल की पुनरावृत्ति करनी हो, पूर्व काल, जैसे क्या होता है लोप चिन्ह क्या होता है हमारे पास? लोप चिन्ह वो होता है जैसे हमने कोई भी टॉपिक अपना लिखते समय पूरा कर लिया हो और लास्ट में हम क्या करते हैं इस तरीके से, या लोप चिन्ह में इस तरीके से नहीं कर सकते, हम क्या करते हैं थोड़ा लिख के क्या करते हैं, जैसे कि बीच में हमने एक वाक्य बनाया, जैसे कि राम एक है, तो राम एक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया इस तरीके से हमने वहाँ पर कर दिया। इस तरीके के लोप चिन्ह को क्या कर दिया, राम एक क्या है, एक अच्छा लड़का है, तो इसकी जगह जो यहाँ पर आपका आंसर आना होगा वो यहाँ पर आएगा। तो लोप चिन्ह क्या होगा, इस तरीके से लोप चिन्ह की पहचान हम यहाँ पर करते हैं। तो फ्रेंड्स आपके जो लोप 15 चिन्ह हैं, कुल कितने चिन्ह आपके बताए गए हैं? 20 चिन्ह बताए गए। उनमें से आपके 15 चिन्ह मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर विस्तार पूर्वक बताया है। तो आप इन चिन्हों को ध्यान से पढ़िए, अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, और जो इसके बाद आपको अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।